मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस। बच्चों, हर जगह ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, तो कहाँ वो एक्सेप्शन है। अपन ने जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट किया था, तो वो तो सारे जो फॉलो करते थे, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट है, ठीक बेटा, इसमें फर्स्ट क्या है कि द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। दुनिया में ऐसे भी सेंट्रल एटम होते हैं जिसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लेता हूं आपके पीरियोडिक टेबल में, आप फर्स्ट ग्रुप जानते हो। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है बेटा? एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक है। अब मेरे पास एक ही रुपया है, तो मैं एक और दूसरों से लेंगे तो एक और एक दो ही होते हैं, तो इनका कहां शेयर पूरा होगा बेटा? हाइड्रोजन के बेचारा क्यों नहीं फेल हो गया कि हाइड्रोजन के पास है एक, और शेयर में कितने लेते हो? एक और लेते हो, तो एक और एक तो दो ही हुए ना, तो इनका कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन है ना, इसका खुद का एक, दूसरे एटम का एक, तो ये ड्यूलेट ही हुआ ना। तो जिनके वैलेंस सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एल्कली अर्थ मेटल है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, तो इनके साथ कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो ये कहते हैं यार हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, मेरे पास 2 रुपए है, और दो अगले से मिलेंगे तो 4 ही हुए ना। ऑक्टेट में तो 8 चाहिए भाई साहब, तो 8 कहां से लाएंगे? तो ये सारे कंपाउंड, जैसे एल है तो LiCl, KCl, इसके कंपाउंड बना लो, दो वैलेंसी होती है इनकी। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके ऑक्टेट कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते। आपको तो बेरिलियम का बना ले, बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2, ये लगा लिए 2। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी देखो आप 1, ये क्लोरीन है ना, हेलोजन फैमिली है, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये शेयर करने से इसका भी हो गया। लेकिन सेंट्रल एटम की हालत देखो आप, सेंट्रल एटम की हालत देखो, इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी, इनके कंपाउंड्स कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड। उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी नहीं हो सकते। दूसरे एक्सेप्शन आते हैं बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NO। ऑड आएंगे तो ऑड के आप पेयर बनाओ, पेयर बना भी नहीं सकते, जैसे बनाए अपन नाइट्रोजन के वैलेंस सेल की 5, ऑक्सीजन की 6, 11 आ गए। अब भैया जी 10 के तो 5 पेयर बन जाएंगे, लेकिन वो अनपेयर्ड रहेगा, वो अनपेयर्ड दुख देगा, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन दुख ही देगा। इसमें क्या हो गया देखना, नाइट्रोजन का अपन ले लेते हैं आपके 3 और 5 वैलेंस सेल के, ऑक्सीजन के अपन 6 ले लेते हैं, तो 2 का शेयर कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो उसके बाद ये फालतू पड़ा, देखो ये जो पड़ा है ना, ये एक्स मान लो इसको, ये वाला। अब ये फालतू कभी तो इसके पास मानो चाहे इसके पास है, तो ऑड रहेगा, दिक्कत ही करेगा भाई। कोई बच्चा यहाँ लिख रहा है, कोई यहाँ लिख रहा है, तो वो तो घूमता रहेगा फुटबॉल की तरह, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा भी नहीं। कहाँ है ऑक्टेट? गिनो देखो, 2 2 4 5 6 7 ही हुए, इधर 2 2 4 2 6 2 8, इसका तो हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ बेटा। तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा पड़ा दुख देगा। इसलिए ऐसे जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो क्या करते हैं फिर ऑक्टेट के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। ऑड नंबर वाले गड़बड़ करेंगे, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? NO, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन का नहीं है बेटा, इसका हो गया तो क्या हो गया? इसका नहीं। इसी तरह से उनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब कोई जरूरी नहीं है दुनिया में 8 वाले ही हो, आजकल एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले भी आ गए, और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होंगे? पीरियोडिक टेबल का 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 70 ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, 70 ग्रुप हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेज, इनके पास में लॉन पेयर पड़े रहते हैं, फालतू पड़े रहता है, ठीक है ना, और ये अपनी वैलेंसियों को बढ़ा भी लेते हैं, तो इनके पास ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेंडेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑक्टेट, 8 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो एक्सेप्शन अपन करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप भी है बेटा, ये तो है ही है। 15 ग्रुप में भी आपके न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके है ना। इसी तरह से इसमें फॉस्फोरस वगैरह है, और इसमें सल्फर वगैरह है, ऑक्सीजन तो फॉलो कर लेगा, लेकिन सल्फर है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इनके कंपाउंड ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे। ये एग्जांपल नोट कर लेना भाई, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना।
ऑड मॉलिक्यूल में ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, और एक्सपेंडेड में आपके 2-3 में बता रहा हूँ उसमें से किसी का एक का बना लेना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कौन कौन से है बेटा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट में एग्जांपल्स आपको लेने हैं जिनके वैलेंस ऑक्टेट से भी ज्यादा, PCl5, SF6, IF7, ये 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप है IF7, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा, मतलब इसलिए कहते हैं एक्सपांड। एक्सपांड मतलब ज्यादा, एक्सपेंडेड। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर, और बनाते हैं अपन PCl5 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। PCl5 सेंट्रल एटम फास्फोरस। एक ट्रिक दे दूं आपको, पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप के 4 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप के 6 इलेक्ट्रॉन, 17 ग्रुप के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और 18 ग्रुप के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 13 ग्रुप के 3, ये 15 ग्रुप का है न्यूजीलैंड पाकिस्तान, जिसमें 5 वैलेंस शेल होते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ये देखो वैलेंस शेल में 5 आए, तो फिर टाइम लगेगा आपको ऐसे, ठीक है ना। ये 15 इससे अच्छा है वैलेंस शेल में 5, इसलिए अच्छा ट्रिक से क्या करोगे, 13 ग्रुप के 3, 14 ग्रुप के 4 वैलेंस शेल में कार्बन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली के 15 ग्रुप के 5, 16 के 6, आराम से ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 1 2 3 4 5, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा याद करो 17 ग्रुप है 7, 287 होता है, इसका वैलेंस शेल में 7 होते हैं, तो ये 7 होता है इसके पास, एक तो अनपेयर्ड होता है, 3 पेयर, ठीक है, हर एक सेल के पास एक तो अनपेयर्ड और 3 पेयर। ये कोई दिक्कत नहीं, ये शेयर कर लिया, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ठीक है ना। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट। सेंट्रल एटम के पास देखना हो भैया जी, सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना हो गए गिनो, 2 तो 4 2 6 2 8 2 10, इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब इसका ऑक्टेट एक्सपेंडेड हो गया, बढ़ गया, ठीक बेटा। ये है बच्चों एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल, ये आप खुद ट्राई करना बनाइए, जिससे सल्फर कर लोगे, सल्फर है वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका F लगा लोगे, इसके वैलेंस शेल में आपके, इसके इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, इसका इसके सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेंट्रल एटम के पास यहाँ खुद के पास 6 है, और 6 और 6 12 हो जाएंगे, और इसके वैलेंस शेल में 7 होते हैं तो उसमें 14 हो जाएंगे, तो कहाँ ऑक्टेट, ऑक्टेट में तो 8 ही होते हैं। तो इसका मतलब दुनिया में ऐसे भी कंपाउंड आ गए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑक्टेट रूल हमें क्या करता है, वो तो सिंपल बताता है कि सारे कंपाउंड नॉर्मल गैस की तरह रहना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये भी ड्रॉबैक है। तो ऑक्टेट रूल की ड्रॉबैक्स दिमाग को होनी चाहिए, फिर पढ़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए। तो ऑक्टेट रूल का के एक्सेप्शनों को ध्यान में रखते हुए फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में और आपको एक्सपर्ट बनना है, ये प्रैक्टिस से होगा बेटा, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये पढ़ाई किसकी थी, ऊपर की पढ़ाई कोवलेंट बॉन्ड की। अब डिटेल किसकी करेंगे अपन, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। हाँ प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं अपन आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या जो है बेटा, आयनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो वैलेंसी होती है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कॉसल लुईस कंसेप्ट अपने अच्छी तरह पढ़ लिया है, ये आयोनिक कंसेप्ट है। ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कंप्लीटली, मेटल तो दे देता है, नॉन मेटल गेन करता है, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन अपन कर चुके हैं, पहले भी कर लिया आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है ना। जनरल क्या बेटा, मेटल्स आर ठीक है ना, lose their electrons and non-metals gain their electron
क्यों लेते हैं, क्यों देते हैं? फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट पढ़ेंगे their electron and form cation and anion। जनरली बात है बेटा, मेटल क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन गेन बाहर, ठीक है ना, किसी गैसेस एटम है, मान लीजिए कोई गैसेस मेटल है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो एक एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है रे बच्चों, ठीक है ना, आई से अपन कहते हैं कि रिलीज होती है। ये है आपके डेल एच, इसमें क्या होगा, माइनस, माइनस मतलब एनर्जी, सॉरी ये प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब अपन को क्या करना पड़ता है बेटा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये कैसी रिएक्शन है, डेल एच प्लस का मतलब हुआ ये एंडोथर्मिक है। कैसी? एंडोथर्मिक। मेटल बन जाता है। और नॉन मेटल गैस स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, जिसको एक्स से, और वो एक्स माइनस बना लेता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है, कैटाइन और एनाइन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एक एनर्जी रिलीज होती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, रिक्वायर्ड एनर्जी। और ये कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक। तो इसमें डेल एच जी गेन का जी आता है बेटा ऐसे, है ना, गेन जी एच है ना। और ये होती है माइनस साइन, माइनस साइन केमिस्ट्री में दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये तो होनी चाहिए कम, मेरे को जो है एनर्जी रिक्वायर्ड हो, फटाफट मेटल लूज करते हैं, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो होनी चाहिए लेस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए हाई, जल्दी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, वो फायदे का सौदा है। तो आपसे पूछेंगे एक बहुत शानदार आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लेस होनी चाहिए, वो फटाफट कैटायन बनाना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन गेन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करना चाहिए। जब क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इजी वे में होगी, ठीक है ना। तो अब कैटायन और एनायन बन गए हैं, तो द फोर्स बिटवीन, क्या है डेफिनेशन फाइनल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कैटायन और एनायन भी कह सकते हो, कैटायन एंड एनायन, known as ionic bond। आयनिक बॉन्ड, तो प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड के लिए दो एनर्जी को जरूर ध्यान में रखें, वो है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रो, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें फायदा कब होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब होगा बेटा, व्हेन द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई, देन ए स्टेबल आयनिक बॉन्ड, ए वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। तो एक बेसिक नीड आपको याद कर लेनी चाहिए, फॉर ए स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, ये एक नोट पॉइंट दिमाग में होना चाहिए, एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे, व्हेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, मतलब हमको ज्यादा ताकत नहीं लग रहा, उतना आप लूज करना चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा the electron gain enthalpy is high, then a strong ionic bond is formed, a strong ionic bond form। तो प्यारे बच्चों, कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब प्यारे बच्चों, एक मोल सॉलिड, ये एक आयोनिक बॉन्ड जो बनाता है वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है आयोनिक बॉन्ड का, उस लैटिस स्ट्रक्चर में बेटा एक मोल आयन प्रेजेंट रहता है। तो इस एक मोल आयन्स में आयोनिक कंपाउंड्स
जनरली फॉर्म्स ए क्रिस्टल लैटिस, हमेशा लैटिस बना के रहता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हमेशा क्या बनता है, उसका लैटिस बन जाता है। लैटिस मतलब बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है ना। लैटिस, लैटिस क्या होता है बेटा, नेटवर्क, हमेशा नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं। जैसे NaCl है, नमक, नमक जो होता है उसका एक नेटवर्क बनता है। तो इसका नेटवर्क अपन देखते हैं क्या होता है, स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, तो आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं। जैसे अपन जो नमक खाते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। तो वास्तव में बहुत सारे कैटाइन और एनाइन मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं। इसका जो नेटवर्क होता है क्यूब लाइक होता है, क्यूबिक नेटवर्क। कैसा होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। और आयोनिक कंपाउंड हमेशा लैटिस की फॉर्म में, बहुत सारे कैटाइन एनाइन जब मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं लैटिस, और वो क्यूब जैसा होता है, क्यूबिक लैटिस। तो नमक का अपन जब बना सकते हैं, NaCl का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसमें बढ़िया क्या करना है बेटा, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आयनिक कंपाउंड की विशेषता होती है वो हमेशा लैटिस में अकेले नहीं रहते हैं, वो लैटिस की फॉर्म में रहते हैं। तो ये क्यूब जैसा लैटिस बना रहा हूं, तो आप दो क्यूब बनाओगे, दो स्क्वायर बना के इनको आप कॉर्नर्स को मिलाओ पहले तो। फिर ये बीच में आधी लाइन ये ऐसे खींच ली, बीच में सब जगह इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। उसके बाद देखो सबके लाइन में यहाँ बीच में पॉइंट लगा दो, ऐसे एक लाइन बना दी, इसकी एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दी, ठीक है ना। ये नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से, बीच वाली लाइन को बीच वाली से, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और बीच में इससे मिला दिया। तो इस तरह से बेटा एक लैटिस बन जाता है। और वास्तव में इसको छोटा कैटाइन होता है, छोटा, इसको तो अपन दिखा दो Na+ से, और इसको दिखा दो Cl- से। तो देखना ये कैटाइन है, पास में एनाइन हो गया, ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। इस तरह से देखना आप कि पास में आपके ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का Na हो गया, ये Cl का माइनस हो गया। इस तरह से देखो आप पास पास में हमेशा कैटाइन, ये कैटाइन आए तो एनाइन आएगा, या वापस कैटाइन आएगा। इस तरह से अरेंजमेंट होता है प्यारे बच्चों। ये कैटाइन आ गया, यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ एनाइन आ जाएगा। देखो कैटाइन एनाइन, वापस यहाँ कैटाइन आएगा, ये एनाइन। इस तरह से देखना, कभी भी आपके Na प्लस और माइनस कभी पास पास नहीं होते, रिपेल कर जाते हैं। ये Cl है तो ये Na आ गया, ये वापस Cl, ये Na। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना है ये सोडियम क्लोराइड। इसमें बच्चों ध्यान देना, तो एक Na+ जो होता है उसको 6Cl- सराउंड कर देगा। देखो आपको ये आपके Cl देख लो, Cl का 6 है, ये Na 1 2, ये 2, ठीक है ना, ये तीसरा देखना बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। एक Na+ को 6Cl या एक Cl- को 6Na+ सराउंड करते हैं। एक कैटाइन को इस NaCl में 6Cl सराउंड करते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पॉजिटिव चार्ज को कितने नेगेटिव वाले या एक नेगेटिव को कितने पॉजिटिव वाले अटैच करके रखते हैं, वह उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस लैटिस के अंदर, इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपके क्या बनता है बेटा, लैटिस बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्यूबिक लैटिस होता है। इसमें आपको पूछ सकता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको कहना 6। प्यारे बच्चों, ये लैटिस बना है, तो लैटिस बनते समय या इस लैटिस को आपको आयंस में तोड़ना है तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। या फिर ये हो सकता है कि कैटाइन और एनाइन जो पास पास आते हैं और जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो आयनिक बॉन्ड। तो अभी लैटिस जो है एंथैल्पी की डेफिनेशन भी अपन को सीखनी चाहिए। तो क्या होती है लैटिस एंथैल्पी, एक मोल आयोनिक क्रिस्टल को या फिर एक आयोनिक क्रिस्टल्स के आयंस को तोड़ करके अलग अलग करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू break
break a ionic compound कहो या फिर कह सकता हूं लैटिस। अभी अपन ने बनाया था ना लैटिस, NaCl का क्यूबिक लैटिस बनाया था, लैटिस into 1 moles ions known as लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है बेटा? एक मोल जो आयंस होते हैं उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। या फिर कह सकते हैं कैटाइन और एनाइन, एक मोल कैटाइन एनाइन जो पास आता है और एक लैटिस बनाता है तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है। यूं भी कह सकते हो, या तो हो कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी चाहिए, या फिर एक मोल आयंस पास आने पर जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो एक डेफिनेशन कोई भी याद कर लेते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड या लैटिस, जिसको अपन कहते हैं लैटिस, इनटू 1 मोल आयंस नोन एज लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट क्लास में अपन बेटा इसको आगे बढ़ाएंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे।